अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की कहानी दो लड़कियों के बारे में है। एक छोटी सी अरवा और एक उसकी बड़ी बहन मिरहा। एक दिन अरवा और मिरहा डिसाइड करते हैं एक पार्क में जाने का। और पार्क में उन्हें नज़र आता है एक सीसॉ। तो दोनों सोचते हैं कि चलो भाई सीसॉ पर खेलते हैं और सीसॉ को बैलेंस करते हैं। एक तरफ अरवा बैठ जाती है, एक तरफ बड़ी बहन मिरहा बैठ जाती है। लेकिन हर बार जब भी ये दोनों सीसॉ पे बैठते हैं तो सीसॉ मिरहा की तरफ झुक जाता है और अरवा हार जाती है, बैलेंस नहीं कर पाती। परेशान होकर अरवा कहती है कि ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि तुम भारी हो तो तुम हमेशा जीत जाओगी। तो इसके नतीजे में मिरहा कहती है, और अगर मैं तुम्हें बैलेंस करके दिखा दूं तो। अब क्या होता है, अरवा पूछती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिरहा कहती है कि मैं थोड़ा सा सेंटर के करीब बैठूंगी। और अब क्या होगा, अब जैसे ही सीसॉ के ऊपर बैठते हैं तो अरवा तो उसी जगह बैठती है जहां बैठी हुई थी, पर मिरहा थोड़ा सा फलक्रम के करीब बैठ जाती है। यानी कि सिरे पे नहीं बैठती, थोड़ा दरमियान में आके बैठ जाती है। और नतीजे में ये बैलेंस हो जाता है। तो अरवा तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है वाह, तुम्हारा वजन ज्यादा था, मैंने फिर भी बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि मैं हैवियर हूं और मैं करीब बैठ गई, इस वजह से मैंने सी सॉ को बैलेंस कर दिया। तो बच्चों, इस स्टोरी में कौन सी साइंस इस्तेमाल हो रही है? साइंस ये है कि बैलेंस वेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो पिवट होता है, जो फलक्रम होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उससे फासले पे डिपेंड करता है। लेकिन क्यों डिपेंड करता है, ये है आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है टॉर्क और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो चलिए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्चुअली टॉर्क किसे कहते हैं। देखो, टॉर्क को सिंपल लफ्जों में कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, यानी फोर्स का जो टर्निंग का इफेक्ट है। मतलब ये कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और वो बॉडी आपके फोर्स की वजह से टर्न कर जाए, रोटेट कर जाए, तो इस असर को टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी आपके फोर्स की वजह से घूमने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, तो इसे कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, थोड़ा सा और अगर इसको डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो देखो, जो प्रोडक्ट है फोर्स का और फोर्स आर्म का, that is perpendicular distance between the point of application of force and the fixed point or fulcrum about which the body rotates। अब मैं जानता हूँ ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, बट ये बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन है, ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है। देखो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है हमें। एक तो हमें फोर्स का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और किस चीज़ से प्रोडक्ट लेना है? फोर्स आर्म से प्रोडक्ट लेना है। फोर्स आर्म क्या चीज़ है? फोर्स आर्म एक परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस है। किस किस पॉइंट के दरमियान का? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, या जिसे हम फलक्रम कहते हैं। फोर्स और फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान का जो फासला है, उस फासले को फोर्स आर्म कहते हैं। और फोर्स आर्म को आमतौर पे हम डी से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है, बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। कौन सी दो चीज़ों से आप टॉर्क मालूम कर सकते हो? फोर्स से और फोर्स आर्म से। और फोर्स आर्म कौन सा फासला है? वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, उसका फिक्स्ड पॉइंट या फलक्रम या पिवट से जो फासला होता है, उसे कहते हैं फोर्स आर्म। तभी मैंने क्या बताया उस स्टोरी के अंदर, कि वजन मायने नहीं रखता, लेकिन उस वजन का फासला भी मायने रखता है। तो यही तो बात है कि फासला मायने रखता है और टॉर्क प्रोड्यूस होती है जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, लाइक सी सॉ। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्क कहाँ कहाँ डेली रूटीन में हम लोग अप्लाई करते हैं? देखो, जब हम एक दरवाजे को खोलते हैं तो हम हैंडल को पुश करते हैं, जो कि हिंज से, यानी कि जो दरवाजे के कब्जे होते हैं उससे काफ़ी फासले पर होता है। वहाँ पर हम टॉर्क लगाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। और आप नोटिस करना कि दरवाजे का जहाँ पे हैंडल होता है ना, वहाँ से आप दरवाजे को खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगा। लेकिन जब आप कब्जे के करीब से, यानी कि हैंडल के दूर से पुश करोगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, और टॉर्क फिक्स पॉइंट से जितना दूर फोर्स लगाओगे उतना बेहतर है। ठीक है। दूसरी मिसाल, जब हम रेंच को इस्तेमाल करते हैं, किसी पानी को इस्तेमाल करते हैं नट वगैरह खोलने के लिए या टाइट करने के लिए, तो वो भी हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो है वो अप्लाई करते हैं फोर्स बॉटल के कैप पे या किसी जार के लिड के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? हम ट्विस्ट करते हैं ना, कैप को हम गोल घुमाते हैं बोतल के ढक्कन को टाइट करने के लिए, रिमूव करने के लिए।
तो बेसिकली वहां पे भी हम क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी अपने इर्द गिर्द कितनी जगह पर देख लोगे कि जहां पर आपने फोर्स लगाई और वो बॉडी रोटेट कर गई, चाहे दरवाजा हो, खिड़की हो, नलका हो, बोतल बोतल का ढक्कन हो, तो इन सब जगहों पे जो है हम एक्चुअली टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो रॉड है या कोई भी चीज़ है जिसे हम रोटेट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, और फिक्स पॉइंट से जो फासला है, लेट से हमने उसको आर से जाहिर कर दिया, डी से भी जाहिर कर सकते हैं, और जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा से जाहिर हो रहा है। मैंने आपको डी बोला था, तो चलो यहाँ पे डी के जरिए समझा देता हूँ। अब जो टॉर्क है, मैंने आपको बताया दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करा कर आता है। अगर आपने टॉर्क मालूम करना है तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कराना है। किसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? फोर्स को मल्टीप्लाई कराना है फोर्स आर्म से, या इसे कहते हैं मोमेंट आर्म से। अब मोमेंट आर्म कहाँ से कहाँ तक का फासला होता है? मोमेंट आर्म होता है फिक्स्ड पॉइंट से लेकर वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इनके दरमियान का जो फासला है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। यानी फिक्स पॉइंट से कितनी दूर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको डी से जाहिर कर रहे हैं। अब देखो, फोर्स को तो एफ से जाहिर करते हैं, मोमेंट आर्म को डी या आर जिससे भी आप जाहिर कर दो, तो एफ इंटू डी हो जाएगा। और टॉर्क का ना एक सिंबल होता है बच्चों, टॉ कहलाता है, टी ए यू टॉ। वो कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है। तो टॉर्क को टी से जाहिर नहीं करते, आमतौर पे टॉ को इस सिंबल से जाहिर करते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ना। तो ये जो सिंबल होता है इसको टॉ पढ़ते हैं, टी ए यू, टॉर्क को इससे जाहिर करते हैं। और आप जान गए, एफ फोर्स को जाहिर कर रहा है और डी मूवमेंट आर्म को जाहिर कर रहा है। मतलब किसी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो टॉर्क ज़्यादा होगा, और जितना दूर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आप आसानी के साथ किसी भी चीज़ को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दो किस्म की टॉर्क की डायरेक्शन होती है, एक कहलाता है पॉजिटिव टॉर्क और एक कहलाता है नेगेटिव टॉर्क। पॉजिटिव कौन सा वाला होता है? जब आप फॉर एग्जांपल ये फिक्स्ड पॉइंट है और आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा ना नीचे की तरफ। इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। जब आप किसी चीज को ऐसे घुमाएं जैसे कि घड़ी नहीं घूमती, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन के अंदर, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ना, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर आप किसी चीज को घुमाएं और वो उस तरीके से घूमे जैसे घड़ी घूमती है इस डायरेक्शन में ना, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे नजर भी आ रहा है क्लॉकवाइज, तो उस टॉर्क को याद रखना बच्चों, हम हमेशा नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गई, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क हो गया। अब बात यह है कि टॉर्क कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है। आप किसी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे वो ज़्यादा रोटेट करेगी, ज़्यादा आसानी से रोटेट करेगी। कम फोर्स अप्लाई करोगे कम रोटेट करेगी, मतलब टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। और दूसरी बात, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट और फलक्रम, और इसके मैंने आपको दो नाम बताए। इसको आप मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं या आप इसको फोर्स आर्म भी कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स आर्म होता है उतना ज़्यादा टॉर्क होता है। यानी जब मिरहा दूर बैठी हुई थी तो मोमेंट आर्म ज़्यादा था, जब वो करीब आ गई तो मोमेंट आर्म कम हो गया, जिसकी वजह से टॉर्क भी कम हो गया था ना बच्चों। वो स्टोरी का रीज़न यही था कि आपको समझाना था कि भाई टॉर्क में सिर्फ फोर्स की अहमियत नहीं होती, बल्कि फोर्स किस फासले पे अप्लाई हो रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, एनएम से जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। अगर फॉर्मूला एफ इंटू डी है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। दैट्स वाई जब भी हमें टॉर्क का यूनिट बनाना होता है तो टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर लिया जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, आपको टॉर्क की डेफिनेशन पता है, आपको टॉर्क की दो डायरेक्शन पता है, आपको टॉर्क का फॉर्मूला, फैक्टर्स और यूनिट पता है। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताना है, जो कि मुझे बताना ही था क्योंकि स्टोरी का कंक्लूजन तो देना ही है आप लोगों को। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बैलेंस होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? द क्लॉकवाइज टॉर्क, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, मूवमेंट होगा, वो बराबर होना चाहिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, जो उसी पिवट के अराउंड लग रहा है। अगर आप किसी बॉडी को बैलेंस में रखना चाहते हैं, ठीक है, कि वो रोटेट ना हो, बैलेंस में रहे,
तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर लगने वाला जो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमेशा बराबर होना चाहिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, और इस उसूल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, किसी बॉडी के बैलेंस होने के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई क्यों जो है वो बैलेंस हो पाया जब ये करीब बैठ गई थी। तो सारी बात ये है, मान लो कि ये जो पूरा का पूरा फासला था ये बराबर था 2 मीटर के। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा फासला कितना है, 2 मीटर के बराबर है। अच्छा, इनके वेट का डिफरेंस था। ठीक है, अलग से कर लेते हैं। ये आ गया फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है, ये फासला है 2 मीटर का। ठीक है। अच्छा, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अरवा का वेट है एफ ए कर देता हूँ, और एक मिरहा का वेट है एफ एम कर देता हूँ। ठीक है, ये दो जो है वो फोर्सेस लग रही थी, और दोनों का जो वेट है मान लेते हैं कि दोनों का वेट कैसे कर लें कि लेट से ये कर लेते हैं 100 न्यूटन, और मेरहा कर लेते हैं 200 न्यूटन। ठीक है ना, ये इनके वेट आ गए, मासेस नहीं है, वेट है। ठीक है, और टोटल जो रॉड की लंबाई थी वो कितनी थी, 2 मीटर थी। लेकिन अब करीब बैठने से हुआ क्या, और पहले तो तुम लोगों को ये नोटिस करना है कि कौन क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई कर रहा है, कौन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर ऐसे करके रोटेट कराएगी, ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्योंकि घड़ी ऐसे नहीं चलती। और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के मुताबिक जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये बराबर होता है टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क के ना, ये बराबर होना चाहिए। और एक एक ही टॉर्क है, एक एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जो अरवा का वेट है एफ ए, उसको मल्टीप्लाई कराना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म होता है सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है। तो बताओ ज़रा, यहाँ से यहाँ तक का कितना फासला है, देखो गौर से। टोटल रॉड की लंबाई 2 मीटर है, बिल्कुल कोने में बैठी हुई है, और दरमियान में हमने इसको रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फासला हो गया 1 मीटर का। और मेरहा का जो फासला है, क्योंकि दरमियान में बैठी हुई है, तो इसका आधा फासला हो जाएगा 0.5 मीटर का। सही ना, अरवा का फासला 1 मीटर है, मेरहा का फासला 0.5 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस जो है हम कर देते हैं डिस्टेंस किसका, अरवा का, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मिरहा, और मिरहा का डिस्टेंस डी एम कर देता हूँ, नाम जो भी देना चाहें हम। अच्छा, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स है 100, और फासला कितना है, फासला है 1 मीटर। और यहाँ पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 200, और फासला कितना है, फासला है 0.5। 100 इंटू 1 होता है 100, और 200 को मल्टीप्लाई कराओ 0.5 से, हाफ से, 0.5 से, तो ये भी बराबर आ जाएगा 100 के। तो बच्चों, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, इसी वजह से जो सीसॉ था वो क्या हो गया था, वो बैलेंस हो गया था, क्योंकि वहां पर दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई किया था, जिसके मुताबिक किसी बॉडी पे लगने वाला जो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बराबर होना चाहिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। और टॉर्क बेसिकली फोर्स पर डिपेंड करता है, और पिवट से या फिक्स पॉइंट से फासला कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट टॉर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।